सो हाय एवरीवन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हम क्या करने वाले हैं। गेट का 2025 यानी 2025 का जो पेपर है उसकी आंसर की आ गई है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू एनालाइज दैट एंड गोइंग टू सी कि पेपर कैसा था एंड व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस। वो मैं बताऊंगी, बट फ्रॉम टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट कि मेरे हिसाब से पेपर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, जिस तरह की इंप्रेशन मुझे मिली थी, मैम ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन वैसा है, आई डोंट थिंक एंड आई डोंट फील द क्वेश्चन वॉज to that level of difficulty. So I am not expecting very less cutoff by any chance. Whoever has uh, calculated their score, it's very good. We'll be talking about it by the end of the session, but now what we'll do, we'll quickly start with the questions. So before starting, because paper one was not my part, so I'm not going to talk about it. Maybe by tomorrow you will have a session for that, and you will see what other questions are correct and what questions are with answer keys are wrong for that. I'll be majorly focusing on psychology, but मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पेपर वन के जो questions थे, I don't find them also very difficult. ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, दे वर एट दी मॉडरेट डिफिकल्टी। ओके, इतने थे दैट यू कैन easily attempt them and you can just grab the marks. Okay. Anyways, now we're focusing on psychology, so we'll quickly do the questions and I want basically the active responses from you all, either in the, it would be great if you write in the chat box, that would be best. So I want responses from you whenever I'm telling you the answers or something like that. Okay, so first question asks, parenting style in which parents are so involved that children are permitted to behave without set limit. सो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं देर आर नोट सेट लिमिट्स। अगर लिमिट सेट नहीं है तो फॉर श्योर है कि वो विलफुल या अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग नहीं होगा, वो होगा परमिसिव ही। एंड बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे आर इन्वॉल्व, मतलब वो पेरेंट्स पता है कैसे हैं, वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ गुड रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, सब कुछ टेक केयर कर रहे हैं, बट एट दी एंड वो बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स जो है वो है परमिसिव, बट दे आर नॉट निग्लेक्टफुल, दे आर इंडल्जेंट। दे आर टॉकिंग विद देम, दे आर मेकिंग फ्रेंड्स विद देम, दे आर नॉट निग्लेक्टफुल, कि उन्होंने बच्चों को इग्नोर नहीं किया हुआ है। किसी को भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखो क्वेश्चन, सो दैट आई कैन सी यू सी योर चैट्स और मैसेजेस। एंड बाकी जो लोग रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो बी वॉज द करेक्ट आंसर। आई नो किसी के मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर की में वो गलत आया है, मतलब ऑप्शन उल्टे आए हैं, ए एंड बी आया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो आंसर सही है, गेट विल गिव दैट क्वेश्चन द करेक्ट वन, विच इज परमिसिव इंडल्जेंट पेरेंटिंग। करेक्ट। Question number 28 talks about that in both lobes of the brain, which are responsible for coordination and interpretation of information as well as higher mental processing. So, see, it's very simple, guys. Again, even if you do not remember that what is association area, or you thought that कि ये इतना importantly नहीं पढ़ाया गया, you can easily correct that question. Why? Because higher mental processing की बात हो रही है। ओके, और आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है और इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है। मैंने आपको हज़ारों बार ये चीज़ बताई है दैट हायर मेंटल प्रोसेसिंग हमेशा फ्रंटल लोब में होती है। ओके, फ्रंटल लोब इज़ द थिंग विच वर्क्स फॉर द कॉग्निशन और इंटेलिजेंट लेवल पे जो काम करता है। ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकेस एरिया आर स्पेसिफिकली फॉर द लैंग्वेज, मतलब दे आर मेजरली नोन फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज प्रोडक्शन। सो डेफिनेटली दे विल नॉट बी द आंसर। करेक्ट। उसके बाद पराइटल की अगर हम बात करें तो पराइटल सबसे पीछे वाला एरिया है एंड वो सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल चीज़ें देखता है, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स, वो बहुत ज़्यादा मेजर आप देखोगे उसके फंक्शंस में इंपॉर्टेंस में नहीं है, सेंसरी ऑर्गन्स है, ये मैंने बार बार पढ़ाया है एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। तो पराइटल इज ऑल्सो नॉट देयर। इट्स द एसोसिएशन एरिया विच इज प्रेजेंट इन एवरी लोब, जो ये देखता है कि इन्फॉर्मेशन को मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। एंड इन जनरल यहाँ पे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी से आती है और मोटर की तरफ जाती है, या फिर मोटर से आ रही है सेंसरी की तरफ जा रही है। इट्स बेसिकली देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एरियाज। मेकिंग सेंस गाइस? सो एसोसिएशन एरिया इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन में मुश्किल से शायद आंसर की का कुछ इशू है, एक या दो में शायद, अदरवाइज आंसर कीज में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इज इट क्लियर? कैन वी मूव ऑन? क्विकली टेल मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, स्किनर टॉक्स अबाउट द बिहेवियरिज्म, बिकॉज स्किनर जो है वो ऑब्वियसली बिहेवियरिस्ट स्कूल दिया था उन्होंने। अब हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने ये कहा था कि मल्टीपल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर, इंसान के अंदर। पर उन्होंने सोशियो कल्चर की बात, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ऐसी कोई पर्सपेक्टिव नहीं दी थी कि जीन्स की वजह से होता है या एनवायरनमेंट की वजह से होता है या सोसाइटी की वजह से होता है। दे जस्ट सेड दैट कि हमारे पास कुछ अलग अलग तरह के इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस होते हैं, सो दैट्स वाई इट शुड बी कॉग्निटिविज्म। ओके, okay, if you want to say anything, please write in comment section, Ayushi, it would be great.
If you want to say something or you're just, I don't understand, you're just giving thumbs up. क्वेश्चन 30 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी हैव डन दिस, मतलब बहुत सिंपल था. इट्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप जहाँ पर ना एक्सपेरिमेंटर को सॉरी जो कर रहा है, एंड नॉट द पार्टिसिपेंट्स नो हु आर इन द एक्सपेरिमेंटल और इन द कंट्रोल ग्रुप. दोनों को नहीं पता, तो इट्स प्रिटी ऑब्वियस बाय दिस ऑल्सो इट मस्ट बी डबल ब्लाइंड स्टडी, राइट. देन यू हैव कल्चरल कांग्रेस. इस क्वेश्चन में मान सकती हूँ कि क्वेश्चन लोगों के गलत हों. ओके आयुषी, नो प्रॉब्लम. अगर इस क्वेश्चन में मान सकती हूँ कि यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग और यू हैव मिस दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये डायरेक्टली हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, किसी भी जगह पर हम नहीं पढ़ते हैं, तो इट्स ओके इफ दिस इज अ इशू. देखिए क्वेश्चन सबके साथ गलत होगा. सो कल्चरल कॉन्ग्रेंस क्या होता है कि मुझे अपने कल्चर के साथ कॉन्ग्रेंस दिखाना है, मतलब जो मेरा कल्चर कर रहा है मुझे वही करना है, और उसी तरह से मुझे चीज़ें करनी है. सोशल कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, XYZ चीज़ें दिखानी है. तो ये सब चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि हम कल्चर के कॉन्ग्रेंस की बात करें कि आई हैव टू बी कॉन्ग्रेंट विथ माई कल्चर, नॉट विथ मी. इवोक्ड कल्चर बेसिकली क्या होता है कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, कल्चर की पर्सपेक्टिव की वजह से जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि कुछ कल्चर के ऐसे रीति रिवाज, रिचुअल्स होते हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता है विथ टाइम. दैट्स वाई इवोक्ड कल्चर इज स्टडीड इन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, बिकॉज दिस इज द कल्चर विच इज इवोकिंग और विच इज गिविंग राइज टू इवोल्यूशनरी चेंजेस. दैट्स वाई इसका आंसर इन्होंने ये दिया था, विच इज़ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. ठीक है, ये अगर आपका गलत भी है इट्स फाइन. इट वॉज अ क्वेश्चन विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव डन राइट, और एनीबडी फॉर दैट मैटर वुड हैव डन इट करेक्ट, until unless a person is very much known to social psychology, sociology majorly. Next question was again very very simple. It talks about match the column. नेगेटिव मार्किंग हो गया, हाँ ये तो प्रॉब्लमेटिक है. देखो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये हम समझ सकते हैं. सो साइकोडायनामिक में हम क्या करते हैं, साइकोडायनामिक क्या बात करते हैं कि इनर ओ फोर्सेस, मेरे अंदर की फोर्सेस, अनकॉन्शियस फोर्सेस, कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात करते हैं, राइट. इसके अलावा बिहेवियरिज्म में हम क्या करते हैं, बिहेवियरल में हम क्या स्टडी करते हैं, व्हाट वी डू इन बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं कि हम एनवायरनमेंट में किसी भी स्टिमुलस का हम रिएक्शन कैसे दे रहे हैं. तो रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट. ह्यूमनिस्टिक टॉक्स अबाउट कि मैं सेल्फ रियलाइजेशन कर सकती हूँ, एंड आई एम द फ्री एजेंट, आई हैव द फ्री विल टू डू दैट. कॉग्निटिव में ऑब्वियसली एज अ थिंकर, थिंकिंग और कॉग्निशन की बात करते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें से किसी ने गलत किया हो. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 इज टॉकिंग. अभी मुझे लोग बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन है. गाइस इतना सिंपल क्वेश्चन फैक्टर एनालिसिस से है लिटरली. आप इस, और मैं सोच रही थी पता नहीं कौन सी टेक्निक्स आ गई हैं जो बच्चे मुश्किल बता रहे हैं. दे आर सिंपली टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर मेटर पैटर्न ऑफ लोडिंग ऑफ कोफिशिएंट्स. हम फैक्टर लोडिंग करते हैं, सिंपली फैक्टर एनालिसिस में करते हैं. कोई भी स्पेसिफिक उन्होंने नहीं पूछा. कॉम्पोनेंट एनालिसिस है, टी स्क्वायर है, जो वो होता है जेड पॉइंट ई पॉइंट, जो भी जितने भी मेजर जो कहते हैं ना वैसे वाले क्वेश्चन, जो टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है. ठीक है, तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपने सही किया हो. क्वेश्चन नंबर 34 अगेन मैच द कॉलम. ये भी बहुत आसान था. थोड़ा सा अगर आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंस्टिंक्ट की, तो इंस्टिंक्ट क्या है, वो मेरे अंदर से आते हैं, दे आर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. देन यू हैव इंसेंटिव. इंसेंटिव क्या है, पैसा, गाड़ी, लालच, गिफ्ट. तो एनवायरमेंटल मोटिवेशन ट्रिगर्स हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ से आएगा, मैस्लो की थ्योरी की हाईएस्ट नीड है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड. एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात किसने करी थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ने. किसने दी थी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, टेल मी. एग्जाम हो गया तो भूल गए, नोबडी. Yes, very good Anushka. It's Ryan and Desi की theory थी which talks about the car model of all the motivation things which is intrinsically motivated, कि मैं अंदर से competence के लिए, achievement या relatedness के लिए. Very good. किसी को कोई doubt है यहाँ तक? Anybody is facing any issue till here? No? Great. Now the tendency to observe behaviors of others in ways that are according to your expectations. मुझे जो एक्सपेक्ट, ये भी हमने पढ़ा है क्लास में, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे पता है कि ऐसा ही होगा, तो मैंने ऑलरेडी दिमाग में कुछ ना कुछ सोचा हुआ है. दैट विल बी माई कन्फर्मेशन बायस. एंड डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है, ये कोई ना कोई बायस है या कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है विच इज़ मेल फंक्शन. सो इट्स अ कन्फर्मेशन बायस, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिकेट इज़ अ गुड स्पोर्ट, तो मैं हमेशा ऐसी ही चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगी जो क्रिकेट के बारे में अच्छी बातें बोले, राइट.
सो दिस इज करेक्ट. और किसी को कोई डाउट है विच यू डोंट वांट टू शेयर राइट नाउ, यू कैन जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर, वी कैन डिस्कस आफ्टर द सेशन 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 36, द टेंडेंसी टू एक्सप्लेन अदर्स पीपल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल फैक्टर. ये भी कितना सिंपल है एंड वी हैव डन इट वेरी वेरी नाइसली. कि हम जब दूसरों की बात करते हैं तो हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर करते हैं. माई वन फ्रेंड, हाँ लिंक शेयर कर दो अफशा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो जब हम दूसरों के बिहेवियर की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर करते हैं. लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो हम सेल्फ सर्विंग बायस करते हैं. और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो बनता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस. मेक सेंस राइट? इट डज. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. या तो इट्स लाइक दैट. ओके. क्वेश्चन नंबर 37 इज आस्किंग अंकित वॉज चेस्ड बाय अ डॉग. ठीक है, अंकित को एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया एंड वेन ही वॉज अ चाइल्ड. और ये हुआ कब था? जब वो चाइल्ड था. राइट. सो नाउ ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल द एनिमल्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? ये किसका एग्जाम्पल है गाइस? व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट एनीथिंग. सो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है स्टिमुलस जनरलाइजेशन का. वाई इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड नॉट कंडीशन रिस्पॉन्स? क्योंकि उसको सिर्फ डॉग ने चेज किया था और अब वो हर एनिमल से डर रहा है. तो उसने क्या किया? उसने स्टिमुलस को जनरलाइज कर दिया. हमने ये भी किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल, सेम काइंड्स ऑफ बेल. वी हैव स्टडीड दैट टू ऑल्सो. ओके. ओके. क्वेश्चन नंबर 38 was more interesting and इसमें we are just talking about that, Abhinav. So we are talking about little children wearing neon green color jacket on field trips illustrate. तो मैं इससे पहले आपको बताती हूँ एक्सोजीनियस या इंडोजीनियस क्या होता है. एक्सोजीनियस होता है बेसिकली जो बाहर में कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे मेरा ध्यान उस पर जा रहा है. तो दे आर सेइंग दैट कि लिटिल चिल्ड्रन वेयरिंग नियॉन ग्रीन कलर जैकेट, छोटे से बच्चे ने जो है वो नियॉन ग्रीन कलर का जैकेट पहना है और आपका ध्यान उस पर गया, तो वो एक एक्सोजीनियस है. डेफिनेटली वो एक्सोजीनियस है क्योंकि उस नियॉन कलर में ये बात है ना कि आप उसे देखो. ठीक है. इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट स्कैनिंग द रूम फॉर ग्रीन कलर, मैं ग्रीन कलर ढूंढ रही हूँ क्योंकि आपके फ्रेंड ने कहा है कि उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है. अब ये तो आपका एंडोजीनियस हुआ ना. राइट. एंडोजीनियस हुआ ना बिकॉज आपको पता है कि उसने ग्रीन पहना है एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट ग्रीन. तो क्यों फॉल्स नहीं हो सकता, क्यों ट्रू होगा? एंडोजीनियस अटेंशन वॉलेंट्री है और एक्सोजीनियस जो है वो इनवॉलेंट्री है. डेफिनेटली क्योंकि नियॉन कलर की टी शर्ट पहनी है वो तो मेरी मर्जी नहीं है, बट ग्रीन कलर की टी शर्ट मैं ढूंढ रही हूँ, दैट इज इट्स ऑन माई. एंडोजीनियस जो है वो बॉटम अप है. नो, क्योंकि एंडोजीनियस में हमारे पास ऑलरेडी मन में है कि ग्रीन कलर का है एंड जब भी हमारे पास कोई चीज़ ऑलरेडी माइंड में होती है तो उसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, ना कि बॉटम अप. सो एस इज फॉल्स. सी इज द करेक्ट आंसर. किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो. Okay. Specific description of a variable that allows it to be measured is known as operationalization. इसके बारे में हमने जनरली बात करी होगी, मे बी पढ़ाते हुए या वैसे किसी और क्लास में. किसी भी चीज़ को जब हमें मेजर करना होता है तो हम एंजाइटी को या किसी भी चीज़ को हम ऐसे नहीं बोल सकते आई हैव टू लुक फॉर द एग्रेशन. मैं फिजिकल एग्रेशन देख रही हूँ, मैं वर्बल देख रही हूँ, उसमें भी मैं क्या लेवल्स देख रही हूँ, उसको मुझे ऑपरेशनलाइज करना होता है कि ओके 40 से ऊपर आई एल बी हैविंग हाई, 30 से नीचे आई एल बी हैविंग लो. तो दैट इज ऑपरेशनलाइजेशन. किसी भी डेफिनेशन को हम ऑपरेशनलाइज करते हैं यूजुअली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च टू मेजर दैट वेरिएबल. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 इज टॉकिंग अबाउट कौन से मेथड्स हैं जो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन. तो ये MSQ था. तो इसमें सर्वे तो हम ज़्यादा लोगों पे कर सकते हैं लेकिन डेप्थ इंटरव्यू सिर्फ कुछ लोगों पे होता है, जिस तरह की क्वालिटेटिव स्टडीज़ ऐसी होती है, या फिर हम केस स्टडी करते हैं. ठीक है. तो B&D करेक्ट है. आंसर की में भी इसका सही था आंसर. बट ये MCQ के अंडर दिया हुआ है. आई डोंट नो आयुषी, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना मेथड और मेथड्स. ये ब्रैकेट में जो S लिखा है मैं इससे यही समझती हूँ कि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है. हाँ, वो पेपर वालों की गलती है या आई हैव लेस आइडिया अबाउट इट कि उसके लिए क्या किया जा सकता है. उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो एक बार. दिस इज़ एन MSQ. मेरे हिसाब से MSQ है बिकॉज इट इज़ रिटन मेथड एंड मेथड्स. तो जब हम मेथड्स लिखा रहता है तो वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन. दिस इज वॉट माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द गेट एग्जाम, राइट? या. Question 41 is asking which of the following option do not denote to the state of internal physiological equilibrium. तो देखो, मेरी इंटरनल फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जिसे हम बैलेंस कहते हैं वो सिर्फ होम्योस्टेसिस है. उसके अलावा
कुछ भी नहीं है. सो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंस्टिंक्ट, ड्राइव, इनमें से कुछ भी फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम नहीं है विच बॉडी स्ट्राइव्स टू मेंटेन. नो, सिर्फ होम्योस्टेसिस है जो होता है बॉडी बैलेंस, एंड दैट व्हाट इट स्ट्राइव टू मैनेज. ठीक है. इंस्टिंक्ट भी जो होता है वो वी हैव दैट डिज़ायर. ड्राइव साइकोलॉजिकल होती है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी जो है वो होता है. ठीक है. क्वेश्चन 42 में एक ट्विस्ट है. ठीक है. क्वेश्चन 42 में ये बोल रहे हैं सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है. तो थॉट्स व्हाट टू डू इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मेरे हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए. एंड थॉट्स अबाउट वेदर एन इवेंट इज जनरली थ्रेटनिंग, ये तो प्राइमरी अप्रेजल की बात कर रहा है. ठीक है. एंड इवेल्युएशन ऑफ रेलेवेंस, थ्रेट एंड स्ट्रेसफुल, ये भी प्राइमरी की बात कर रहा है. एंड इवेल्युएशन ऑफ कोपिंग रिसोर्सेज जो है वो सेकेंडरी अप्रेजल होता है. सो अकॉर्डिंग टू मी ए एंड डी शुड बी द करेक्ट आंसर, बट इफ यू विल सी इन द आंसर की इट इज गिवन सी एंड डी, जो कि मुझे लगता है कि गलत है. हाँ, तो ये गलत है. अगर उन्होंने आंसर की चेंज नहीं करी तो आपका गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, और अगर उन्होंने कर दी तो कोई बात नहीं. जिसने भी सही किया होगा उसका फिर गलत ही होगा, तो उससे कट ऑफ में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा. सो दिस विल बी द प्रॉब्लम. एक और क्वेश्चन में था, अदरवाइज ये सब ऑलमोस्ट ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Okay. 43 question is asking which of the following is included as a basic type of intelligence in the Sternberg's triarchic theory. ये बहुत ही सिंपल है. अगेन इफ यू विल सी इज एन आर लिखा है, तो ये तो मतलब ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो फर्स्ट पेज में पीडीएफ में बना होता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, वही आया हुआ है उठ के. एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंशियल एंड क्रिएटिव. इसमें ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, सी एंड डी नहीं है. 44 क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एज पर द एथिकल गाइडलाइंस विच इज एपीए, कौन सी ऐसे ऑप्शंस हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं विद द यूज़ ऑफ डिसेप्शन एंड साइकोलॉजिकल रिजल्ट. तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड कर सकते हैं पार्टिसिपेंट से, छुपा सकते हैं, लेकिन हमें बाद में बताना होगा टेम्परेरी. इसके अलावा हम कॉन्फिडरेट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है, डिसेप्शन वाला रूल नहीं है. लेकिन हम डेटा को फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, मतलब हम गलत डेटा नहीं बता सकते कि हमने ये फाइंड किया है. एंड वी कैन नॉट टॉक अबाउट नॉट टेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑल्सो. वी कैन नॉट टेक और डू रिसर्च विदाउट टेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट. सो ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, एंड इट्स करेक्ट इन आंसर की टू. राइट. Question 45 is asking about the theories of aging, and we have done it. So I am hoping that you all have got it correct. So if we talk about this, cellular clock theory majorly talks about कि it's a clock, it's related to time, that there is a limited number of time the cell can produce and repair the damage. Wear and tear will basically focus on that. See written, it's cell tissue wear out with the repetitive use and abuse. Free radical theory again will talk about electron and radicals. And activity theory will say that elderly person जो active रहते हैं, they are more positively chance that they will perceive aging as more positive. So D is the correct option. Let me know if anybody has done it wrong, because I don't expect it to be wrong, because we have done it in the class very nicely. Okay. Then we have question number 46, which is talking about neurotransmitter. A little confusing because they have mixed few functions, because वो होते हैं definitely, but still it's clear with one option also. So acetylcholine focuses on attention and memory, right? Is this clear na? Ha. And dopamine talks about pleasure, sensation and movement. Yeah. And serotonin talks about sleep, anxiety and appetite. Sleep ke sath it is connected a lot. And norepinephrine is arousal, which is connected to sympathetic nervous system. So B is the correct answer. Right? Okay, you can just write down in the comment section whatever is the issue. Okay. Now next we have is the question number 47. Again, match the column. Its associated function. It is again very very simple. Sympathetic talks about flight and flight. पहली लाइन हम यही पढ़ते हैं जब भी हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक के बारे में. पैरासिम्पैथेटिक टॉक्स अबाउट रेस्ट एंड डाइजेस्ट, विच इज मेंटेनिंग बॉडी फंक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशन. एफरेंट विल गो फ्रॉम where? Afferent will go from sensory to nervous system, and efferent will come back from nervous system to the muscle glands. And we have done this, so there is no chance that you can say I have done it wrong. Question number 48 talks about a researcher plans a study. कितनी मेहनत करी है देखो उन्होंने क्वेश्चन बनाने में. कोविड-19 में उन्होंने स्टडी करी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 स्टडी करी. एक स्टडी करी 2022 में, दैट्स ट्रू ना, देखो कितना एफर्ट्स दे पुट अप इन. और फिर एक स्टडी करी 2025 में. ठीक है, इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी है,
क्योंकि 2 टाइम फ्रेम पे किया है। अब एक ही टाइम पर उन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल और दूसरे टाइम पे 13, 23, 33 ईयर्स के बच्चों को लिया, दैट मीन्स दे हैव डन क्रॉस सेक्शनल एट दिस टाइम. So whenever we combine longitudinal and cross sectional, we get cross sequential design. I am assuming that you have done it right because it was very easy question and I don't expect you to do it wrong. Okay, good. Question number 49. ये भी ना जो whatever the diagram which is there ना PPT की पहली slide पे when I talk about nervous system, the drawing is there. Ma'am, please again, this question you want me to explain. I am, okay, I'll just repeat again. Cross sectional में क्या होता है? What happens in cross sectional? That we do study different age group people at a same time. That is cross sectional. Means in 2022 only, I am taking 10 years old, 20 years old and 30 years old. Okay. Similarly, at 25 also, I am taking 30, 23 and 33, which is again a cross sectional design here. But because we have studied them in 2022 and then in 2025, that means we are doing a longitudinal also, because longitudinal is done in the different years, not the different people but different years. So that's why when we combined a longitudinal study and a cross sectional study, it gives us the cross sequential study. Clear? Very good. Okay, I was talking about, this is a very very easy question because central nervous system में we have the brain connect to the spinal cord, peripheral में we have somatic and we have autonomic nervous system. Somatic में we have nerves, afferent, efferent and the cranial other nerves, and autonomic में we have sympathetic and parasympathetic. Okay, I hope you have done it wrong and you have not marked option A in this. Okay, yeah, then we have match the following. Okay, these are basically again Carl Jung ke archetypes and we have done it. Anima usually is a female archetype. Okay, it's a female principle. Okay, so this gives us the answer actually, and animus is something which is a male principle. Yeah, correct. And self archetype is that an unconscious image representing unity, wholeness, completion, and balance. It is what for myself. Archetype is a universal idea or a pattern of collective unconscious on which the Carl Jung focused a lot. So C is the correct option. Question number 51 is behavior modification program aimed at extinction of an undesirable behavior typically makes use of what? So now this is little bit confusing. I can expect that you got confused and you have not marked right. बिकॉज सी स्टिमुलस कंट्रोल में क्या होता है कि हमें स्टिमुलस कंट्रोल करना होता है, बट हमें यहाँ पर स्टिमुलस की बात नहीं करनी है. इफ़ यू विल सी वेरी केयरफुली ना, मतलब थोड़ा सा ध्यान से, इफ़ यू हैव स्टडीड एंड इफ़ यू हैव लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्सटेंशन या किसी भी तरह के बिहेवियर के हम डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल की बात करते हैं, दैट्स मीन वी आर मेजरली टॉकिंग अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग principles. And whenever we are talking about operant conditioning principle, we always talk about reinforcement, or for that matter, it's caused by Skinner, is consequence of it. Do you understand what consequence is? Consequence means the result of what you will do or the reaction to it. Are you following it? So putting a lever in the jar is not an issue. Issue is that after pushing that lever, what the rat is getting. Do you agree with me? So consequence is more important, but you do not have a control on stimulus. Now it seems so simple, but गलत कर दिया. ओहो, no problem. ऐसा ही होता है एग्जाम के बाद. So whenever I am talking about consequence, it definitely has to be non-reinforcement, because reinforcement देना is a good consequence या positive consequence. Reinforcement को रोक देने से क्या होगा? Person उस behavior को नहीं करेगा, correct? या एक्सटिंक्ट हो जाएगा वो बिहेवियर, बिकॉज वो पर्सन जो है वो पा नहीं रहा है. अनदर इज टाइम आउट. टाइम आउट क्या होता है कि हम टाइम आउट कर लेते हैं, हम कॉन्टीन्यूली हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं किसी बच्चे को, किसी इंसान को, और हमने उसको ले लिया, थोड़ा रोक दिया उसको कुछ टाइम के लिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स करे, काम डाउन करे और उस बिहेवियर को ना करे. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. सो इट्स ओके इफ़ यू डिड इट रॉन्ग. आई जस्ट होप दैट ये अभी क्लियर हो गया फॉर द फ्यूचर थिंग्स. तो थोड़ा सा ना से दिमाग लगाना पड़ता है, वो धीरे धीरे आ जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम. Question number 52 talks about again a match the column, which is again very very simple and we have studied it. तो मुझे नहीं लगा पेपर मुश्किल and I am not expecting very low cutoff anyways. So first is high internal validity we can do. We can start with high internal validity because
दैट इज समथिंग विच नो बेटर. सो हाई इंटरनल वैलिडिटी किसकी बात करती है कि इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा है. आई मीन आई वी और डी वी आर मोर रिलेटेड. दैट मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ आई वी इज मोस्ट इन डी वी विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो वी कैन क्लियरली ड्रॉ द causal conclusions from an experiment. Causal is what? Impact of IV on DV. Correct. And if we talk about high external validity is basically that whatever is done in the lab, it can be extended to the outer environment, which is to generalize to other settings in population. So this is R4. Okay, which gives us the answer. प्लेसेबो इफेक्ट इज दैट जब हम वहाँ पे सूडो दवाई दे देते हैं, शुगर पिल्स देते हैं, बीमार लोगों को. सो पार्टिसिपेंट्स expectation that they are receiving the treatment but they have not done, and we have studied placebo effect, so you cannot give me any excuse for that. And confounding is that there is a variable which is uncontrolled, which we are not aware of, and it is having an impact on dependent variable which was influenced by independent variable. So A is the correct answer here, right? Okay, right. Question number 53 is asking about assertions saying that factor analysis reduces a large number of measure to a smaller number of clusters. Is it true or false? Tell me, is it correct or wrong? Yes? Is it correct? No? Factor analysis क्या करता है? Large number of measures को एक साथ करता है. Very good. Second is that measure within each cluster is highly interconnected and reflect same underlying dimensions. Yes or no? क्लस्टर बनाने का मेन एम ही क्या है कि सारे रिलेटेड जो क्लस्टर्स की चीज़ें हैं वो एक क्लस्टर में आ जाए और उसको हम एक फैक्टर का नाम दे दें. टेल मी, इज इट ट्रू और नॉट? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? नाउ द अनदर क्वेश्चन जो मुझे ऐसा बताया गया कि ओ माई गॉड मैम इतना मुश्किल क्वेश्चन था. So this is first force and third force. First force is nothing but it cannot be anything but the psychodynamic. And even if you do not know the third, still you will get the answer. Because psychodynamic, Sigmund Freud, he was, the one who made psychology famous. That was the first force. Second force kya thi? Can quickly someone tell me? Quickly, without wasting time. Great. Second was behaviorism. Third word humanistic. Fourth is positive or cultural. And last talks about social justice and human advocacy. And I have taught this in class also कि forces कर लेना. ठीक है. Question 55 is asking, again in this I see the discrepancy and I feel that this answer is also not true. So first they are talking about the ability to distinguish the speech from non-speech is likely to develop before the age of 3 months. तो ये बच्चों को समझ नहीं आएगा. दैट्स ट्रू. दे आर सेइंग विच आर ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू. तो ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि 3 महीने से छोटा बच्चा ज़्यादातर स्पीच या नॉन स्पीच में अंतर नहीं जान पाएगा. ठीक है. लेकिन 7 महीने से पहला बच्चा, इवन विदाउट नोइंग देयर मीनिंग, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, दे कैन डू इट. मतलब what I have studied, and I could not get into detail and I don't have so much of time because I came late only, but I feel that this option is correct, but you just have to find a solid reason for it. Or I don't know from which book they have made the paper. I'm sure there must be any book from which they have taken this. So according to me this should be right, क्योंकि बच्चों को समझ में आता है. 7 महीने से पहला बच्चा समझता है. Many students, many children start speaking a little bit about, babbling, and they do understand. So according to me this should be correct answer. But in answer key, C and D are the correct. Like babbling is not likely to develop before the age of 6 months. This is what they are talking about. Because after that it develops, and then ability to use single words is not likely to begin before the age of 10 months. These are correct and they are given also. But I guess B should also be the correct option according to me, what I feel. And I don't know what they must be expecting. Okay. Question 56 is asking, projective techniques would not be interest of which of the personality? Projective techniques सिर्फ psychodynamic को focus करते हैं. उसके अलावा जितने भी options हैं will not be there. Either it be trait, either it be cognitive, either it be humanistic. Correct? So A, B and C. Question 57 talks about the characteristic of type A personality. Question में A and D दिए हुए हैं. इस वाले में ना oh yeah, that's true. अरे हाँ, in question 52 क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, ऐसा नहीं है. आई विल जस्ट टेल यू. मैं 55 का बताती हूँ. 55 में दिस इज, यू आर सेइंग राइट, क्वेश्चन में A एंड D दिए हुए हैं
बट अकॉर्डिंग टू मी बी शुड ऑल्सो बी द आंसर या. अरे गाइस सॉरी यार. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी. मैंने बोला सही बट आई मार्क्ड इट रॉन्ग. नॉन स्पीच और स्पीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं. यू डिड बी एंड डी. हाँ बी इज करेक्ट वट आई फील. दिस इज राइट. मैंने बोला सही था, आई मार्क्ड इट रॉन्ग कि स्पीच एंड नॉन स्पीच साउंड में वो जो है वो डिस्टिंग्विश उनमें दे हैव दैट एबिलिटी. सो दैट्स ट्रू. अकॉर्डिंग टू मी बी शुड ऑल्सो बी राइट. ये सही है बिकॉज 6 महीने से पहले बैबलिंग तो हो जाती है ना, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑल्सो. सो या दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग कि ये कुछ ऑफ क्यों है. करेक्ट. मैंने ए बी डी किया है. सो बंदिता कुड बी अ पॉजिटिव चांसेस दैट इफ देर इज अ आंसर की का चेंज तो यू कैन गेट दैट करेक्ट. Okay, guys, I'll repeat once. A and D are given in the answer key, but what I feel is that A, B, and D should be the correct one. Okay. Thank you for pointing out, dear. Okay. This is done. This is A, B, and C. क्वेश्चन नंबर 57 टॉक्स अबाउट टाइप ए पर्सनैलिटी. अब जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटी है वो एम्बिशियस है, उनको गोल पूरा करना है. दे आर कॉम्पिटिटिव, दे वॉन्ट टू बी द बेस्ट. वो टाइम कॉन्शियस है, इसलिए वो हर टाइम हरी में रहते हैं कि ये करना है वो करना है वो करना है. दे आर ऑलवेज इन रश. एंड लेट बैक तो बिल्कुल नहीं हो सकते, वो तो टाइप बी पर्सनैलिटी. सो ए बी एंड सी आर करेक्ट. Question 58 talking about the sources of variability that contribute to errors in measurement of estimating reliability. So whenever we are measuring the reliability, what can be the measure errors here? अब इसमें थोड़ा सा मुझे ऑप्शंस में लगा कि राइटिंग में कुछ मिस्टेक है, बट सी रिएक्टिविटी होता है द एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी टेस्ट करवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, कुछ भी तरह का मैं आपसे मेजरमेंट करवा रही हूँ ना, बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर कैन समथिंग कैन हैपन. कैरी ओवर इफेक्ट होता है कि मैंने आपसे अभी कराया फिर मैं आपसे दोबारा करा रही हूँ, तो इट डू चेंज ओवर टाइम, तो दिट विल बी करेक्ट. बट ये ऐसे कॉमा कुछ होना चाहिए था इसमें, ये सेंटेंस मुझे मतलब ग्रामेटिकली सही नहीं लगा. मेकिंग इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस, इससे कुछ नहीं होता बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायबिलिटी, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन दैट. या इनकन्सिस्टेंसी ऑफ टेस्ट कॉन्टेंट नॉन पैरेलल हाफ्स, दैट विल हैपन बिकॉज अगर आप पैरेलल रिलायबिलिटी कर रहे हो लेट्स से, और आपका जो टेस्ट कंटेंट है वो सिमिलर नहीं है, तो रिलायबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा ना. उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट कंटेंट. सो दिस इज नॉट मार्क्ड हेयर इन द आंसर की कि टेस्ट कंटेंट से कंसिस्टेंटी का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि टेस्ट कंटेंट से ना मेजरली हम वैलिडिटी को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए दे हैव नॉट चूजन दिस ऑप्शन. सो आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ये इसको सही करेंगे. सो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर. राइट. ठीक है, राइट, लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 59 टॉकिंग अबाउट ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन सी चीज़ को ट्रीट नहीं करेगी. वी नो दैट ह्यूमनिस्टिक इज़ फॉर लाइफ एंड एवरीथिंग. सो डिप्रेशन वाली चीज़ को वो करेगी. चाइल्डहुड अब्यूज़ कुछ हुआ है तो उस पर भी वो उसको ओवरकम करने के लिए हेल्प करेगा. बट स्किज़ोफ्रेनिया और पैरानोइया जो है वो कहीं ना कहीं साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं एंड दे हैव इम्पैक्ट ऑन दैट. दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग ही उन लोगों में नहीं है टू अंडरस्टैंड दैट. Okay, so schizophrenia and paranoia, if there are less chances that they will be least effective in that. A and C. Okay. But ma'am, yes. What ma'am? Okay, you type, we can discuss. Type, I am waiting. What if childhood abuse turn you psychotic? But that is not mentioned, Abhinav. You don't. अरे बेटा, यू डोंट मेक इन्फ्रेंसेज. गेट वाले बच्चों को मैंने एग्जाम के एक दिन पहले बोला था, मैंने कहा इन्फ्रेंसेज नहीं बनाने हैं खुद से. ठीक है, वी कैन नॉट अज्यूम दैट इट इज बिकॉज ऑफ दैट. नो. एंड ऑल्सो दे आर नॉट सेइंग दैट इट विल नॉट बी इफेक्टिव, दे आर जस्ट सेइंग इट इज लीस्ट इफेक्टिव. एंड इफ child abuse has turned them paranoia, that means the cause is child abuse only. Right na? Right. And paranoia usually, if you will see, paranoid personality disorder is something which is a false belief, which is not a normal thinking. ठीक है, अगर आप चाइल्ड अब्यूज से भी कर रहे हो ना बेटा, तो उसमें आप पता है स्ट्रेस करोगे, एंजाइटी करोगे या फियर करोगे. अगैन पैरानोया इज नॉट कनेक्टेड टू दैट. पैरानोया वर्ड इज पैरानॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल. अगर आपको चाइल्ड अब्यूज भी है तो आप डरोगे, आप फियर डेवलप करोगे, आप एंजाइटी डेवलप करोगे, आप डिप्रेशन डेवलप करोगे. ठीक है, एप्रीहेंशन वाला जो चीज़ें हैं, डिल्यूजन्स हो सकते हैं आपको, बट नॉट पैरानोया. सो आई डोंट फील एनी कनेक्शन इन दैट. मे बी यू डू, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट फील दैट्स राइट ऑप्शन. राइट. Okay. Question 60 is the characteristic features of an aptitude test. No problem.
ओके, सो हमें एप्टीट्यूड टेस्ट बताना है. लास्ट टाइम भी इन्होंने एप्टीट्यूड के टेस्ट में कुछ गड़बड़ घोटाला किया था, बट इस साल नहीं किया है. ठीक है ये. सो इवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ एन अननोन अनकंट्रोल्ड सेट ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि एप्टीट्यूड क्या होता है, पोटेंशियल होता है बस. आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट वेदर इफ टॉट प्रॉपरली कैन आई डू दिस और नॉट. सो दिस इज करेक्ट. रिलाई हेवीली ऑन कॉन्टेंट वैलिडेशन प्रोसीजर. नो, कॉन्टेंट वैलिडेशन जो होता है ना वो अचीवमेंट टेस्ट में आता है. For example, this is your content test because whatever I have taught you, you have been asked for it. That is the achievement test. Potential to profit from training, that is correct. Ki I have the potential and the capability that if I will be given the training, I can do the best. Evaluate the outcome of training. Definitely not, because outcome of the training is again connected to achievement. I hope you have not made a mess here. I have explained you these terms very clearly. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एल्स वी कैन मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 61 इज व्हाट आर द फॉलोइंग ऑप्शंस, व्हाट इज इल्यूजन. सो सी, स्कीमा इल्यूजन नहीं होगा. वी नो दैट स्कीमा इज नॉट एन इल्यूजन. एंड perceptual constancy is again not an illusion because it's a perceptual constancy. क्योंकि you are looking me कि okay मैं ऐसी ही हूँ, this is what you have seen me. Even if you are looking my image which is blur, which is cartoon, AI generated, but you know that how she looks, that is a perceptual constancy. That again will not be an option here. So incorrect perceptual hypothesis, because illusion तो है ही incorrect, and erroneous perception भी यही होता है, which is not right, which is not wrong. So I can expect that if you do not remember then, or you do not know erroneous means, so it's okay if you got it wrong, but that's fine. Question 62 is a very interesting question. I don't know how you attempted it or how you did it, but let's see. I'll tell you. So I have done it. I have solved it in my notebook. I cannot show it to you, but I can send it to you after the class in the group. So see, they are talking about did it wrong. Why? अरे देखो, so they have given two columns and you have to find the mean. Okay, it's very interesting to find the mean. What you have to do, you have to add all, like 12 plus 12 plus 11 plus 11 plus 10, 10, 9, 9, 8, 8. So if I'll total it all, I'll get 100. Correct? And if I'll divide it by the total number of population, I'll get 10. So I will get the average. SD का देख के गए थे, वेरी गुड, वेरी गुड. सो क्या हुआ, ये मेरा मीन क्या आ गया, 10 आ गया. आई गॉट द मीन विच इज 10. इफ आई डू दिस ऑल्सो, इफ आई एड 18 plus 18 plus 15 plus 15 plus all of them and did it correct, very proud of you Vandita. ठीक है, again I will be getting 100 divided by 10. Okay, so again I will get the mean 10, which signifies that both of the mean are correct. Mean A and mean B are correct. Tell me yes or no. Yes, na, that means mean are correct. And because it's an MCQ, it's not an MSQ, because no, it's an MSQ. Isn't our true लिखा है ना, ठीक है, but still इसमें एक ही question सही है, which I feel. Okay, so mean of a section are similar to this thing. They are same. ठीक है, and ऐसा option कहीं भी लिखा नहीं है. देखो मैं आपको बताती हूँ. Now the twist is this. Even if you do not have solved, because what you have find, or let's say I and D option, how ironical you are. Definitely you are. You are. सी, सो अब हमें क्या हुआ, मीन तो निकालना सबको आता है ना गाइज, इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर दैट. अब मीन सेम आ गया, दैट मीन्स मीन ऑफ क्लास column A and column B are same. So in this it is written it is different. Definitely it's not correct. In this it is written that standard deviation is similar to that, and I don't know about it, but mean and standard deviation are same. I also don't know, but I know that mean are same. So these two can be correct, or this can also be correct. If we talk about standard deviation, so I'll just quickly tell you how to find the standard deviation for this. So we basically B and D similar बोला था. Okay. Okay. B and D similar नहीं है बच्चा, एक बार पढ़ो तो ज़रा. They are saying it's similar, but it's saying it's deviating ना. Okay, let me just explain, then we can look into the doubts. Let me just concentrate. I am also not very good at maths. Okay, so you have to find the standard deviation. So how you have to do it, average तो आपका आ गया. Now you don't have to put in efforts for the average because mean आप निकाल चुके हो. Now what you have to do, you simply have to, you know, आपको copy मिलती है, you can just write line wise, like you have to minus this 10 from all of the digits. I'll just do it for you. 2, 2, 1, 1, 0, 0, -1, again -1, and -2 and -2. ये समझ आ गया सबको? Just let me know. Quickly tell me. ठीक है.
अब सिमिलरली इसका भी मीन मेरे को पता है 10 है, तो आई विल डू सेम फॉर इट ऑल्सो. 8 8 3 3 0 0 -5 okay, I'm not able to write because I don't have the pad. -8 and -8. So this is what I have got. Now I simply have to do that. I have to do the square of it. Okay. हाँ, I'll square it. So 2 का square is 4. 2 का now I have to forget these digits for a while. Now I have to focus on this. Like this is 1 1 0 0, no matter, then 1, then 1, then 4, and then 4. Similarly, I'll do the same for this, and then when I do the total of it, I am getting 20 for section A, and I am getting 324 for section B. And because I have to divide both of them by 10, because मेरी population तो 10 ही है anyways, so I am getting it as 2 and I am getting it as 32.4. If I'll do the square root of it और कैलकुलेटर तो आपको मिलता ही है, so you will get both of them. मतलब उतना करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं भी करना, आपको पता है 2 और 32 का स्क्वायर रूट तो सेम नहीं आएगा ना. दिस मेक सेंस ना. ये वाली बात तो सेंस मेक करेगी ना कि दोनों का स्क्वायर रूट सेम नहीं आएगा. नो, दिस क्वेश्चन वॉज नॉट क्लेवर गाइज. नो, दिस वॉज नॉट. दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें कुछ भी नहीं था. ओके, सो हमने ये कर लिया. अब नाउ मेरे को स्टैंडर्ड डिवीजन, मैं ना एक बार यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लिख देती हूँ फॉर दोज हु आर वॉचिंग इट फॉर द फ्यूचर. लाइक इज बेसिकली सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ द मीन स्क्वायर, नहीं, द ऑब्जर्व्ड स्क्वायर माइनस द मीन स्क्वायर, और सम पीपल राइट इट लाइक एक्स के ऊपर ऐसा डैश, जो भी आप लिखते हो, डिवाइड बाय एन. पॉपुलेशन के लिए हम यही करते हैं. वीज यूज दिस फॉर्मूला ओनली. अब यहाँ से मेरे पास आ गया. सो आई गॉट दैट कि मीन तो सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन सेम नहीं है. तो फॉर दिस ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू हु डिड दिस राइट. चले आगे. 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 63 टॉकिंग अबाउट विच आर ट्रू अबाउट कन्फर्मिटी. तो साइज से कन्फर्मिटी का लेवल होता है इम्प्रूव, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक होता है. सो दिस इज करेक्ट. साइज से हमेशा कन्फर्मिटी इंपैक्ट नहीं होती, क्योंकि अगर 100 है या 150 है उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. तो एक सर्टेन लेवल के बाद उसका इम्पैक्ट नहीं आता. ग्रुप अनानिमिटी से जो है कन्फर्मिटी इन्फ्लुएंस होती है डेफिनेटली. जब आपको पता होता है कि हाँ यार ग्रुप में हमें पता चल रहा है कोई हमें जान रहा है नहीं जान रहा है, उससे कन्फर्मिटी इम्पैक्ट आती है. या ग्रुप में आपको पता होता है कि नो बडी इज़ केयरिंग ऑफ यू और यू आर नॉट नोन टू दैट. स्टेटस डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस इन कन्फर्मिटी. नहीं, ये तो गलत है ना. स्टेटस का इम्पैक्ट पड़ेगा. जो ज़्यादा अच्छे स्टेटस में उससे हम ज़्यादा कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज फॉल्स एंड ए एंड सी आर करेक्ट, विच इज एक्यूरेटली रिटन आंसर की ऑल्सो. अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे मेरे बच्चे बोल रहे पता नहीं मैम कैसा क्वेश्चन आ गया. ये इतना सिंपल क्वेश्चन था गाइज. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज 0.05, विच इज़ वेरी हाई. नहीं होना चाहिए. यूजुअली हम देखते हैं कि 0.01 पे हम देखते हैं, बट मेरा ये है कि 0.1 तक, 0.05 तक आई एम गोइंग. टाइप 1 एरर इज दैट बेसिकली रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. ओके, आई एम रिजेक्टिंग व्हाट, आई एम रिजेक्टिंग HO व्हेन इट इज ट्रू. करेक्ट. सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, जो कि मतलब गलत है. 0.05 नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली. एंड टाइप 2 एरर की जो है वो 0.0 है, मतलब मैक्सिमम जो है वो 0.02 ही हो सकती है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिजेक्टिंग, नहीं, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस विच इज फॉल्स डेफिनेटली. बट दैट डजेंट मैटर. आपको ये पता है कि वैल्यू यहाँ पे लिखी है 0.2 एंड इट इज़ रिटन लाइक दिस. So if the researcher is willing to accept that type 1 error is this time more serious than type 2 error, you simply have to divide this number by this number and you will get 4 out of it. ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं है पेपर बनाने वाले ने. तो बिकॉज NAT में नेगेटिव मार्क नहीं होता है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि किसी को कुछ भी समझ में आया तो उसने अगर ये 4 लिख दिया तो दे हैव गॉट 2 मार्क्स. तुक्का मार दिया था. वेरी गुड बनता था. वेरी प्राउड ऑफ यू. गेस वर्क भी अगर आप स्मार्टली कर रहे हो, दैट मीन्स you've reached the level. ठीक है. So this is what you have to do. 0.5 and point उसको करना है. So you will get 4 anyways, something like that. And ठीक है, you will get the answer. It's not that very difficult. ठीक है. और ज़्यादा कुछ गणित लगानी नहीं है इसमें. I wrote 3. कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, विच इज़ मतलब इतना आसान क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गेट. दे हैव इवन मेंशन द नंबर ऑफ परसेंटेज. यार इट मीन्स तुम लोग कुछ तो याद करो. दे आर सिंपली सेइंग दैट कि सोनी के स्कोर 115 है, इसका मतलब ये सोनी है. सो सिंपल. या
ये सोनी है यहाँ पर 115 स्कोर लाके बैठी है. नाउ दे आर आस्किंग कि किसके स्कोर जो है वो, कितने बच्चों के स्कोर, सॉरी, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच हैव इंटेलिजेंस स्कोर हायर देन दी स्कोर ऑब्टेन्ड बाय सोनी. सो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर ही होंगे. इतना क्लियरली लिखा है 13.52 विच विल कम्स आउट टू बी 15.567 एनीथिंग. आप अगर आप इस सबको ऐड करोगे ना तो आपको पता है क्या मिलेगा. यू विल गेट सम 15 or 15 point something something you will get. So if you have written answer between 15 और 16, हाँ 15.7, so you have done right. हाँ 15 से 16 के बीच में आपने कोई भी नंबर लिखा है, यू आर गोइंग टू गेट दिस करेक्ट. इसमें तो कुछ करना नहीं था. अगर इन्होंने ये नंबर नहीं दिए होते तब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक होता. सो यू कैन लेट मी नो कि कौन सा क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई हैव नॉट फाउंड क्वेश्चन डिफिकल्ट. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द कट ऑफ्स. इफ आई फोकस ऑन द लास्ट ईयर पेपर्स, लास्ट 3 years में 2022 में द कट ऑफ वॉज 62 for general. I'm talking about 55 and 41 followed by OBC and SC ST, 55 for 23 and 49 36 and 53 and 47 for 35. And paper 1 was also easy, so I am expecting not less than that. I am expecting कि cut off आराम से 53 55 to 60 62 भी जा सकती है. This is what I can expect क्योंकि question paper was not difficult. I don't feel this is a difficult question, but because it's a negative mark paper, so people don't score good high marks in that. Okay, so if I'll talk about me, I have scored 70 marks out of 100, which was very less. I was not prepared at that time, and that time the cutoff was 54.7 something for the general category. So if you're scoring above that, if you have done the scoring, so you can expect that you will clear it because cutoff was not high. But again, if you have scored very good, that is good for you for the master's admission especially, and if you're looking for PhD, for that too, in IITs specifically, because they do focus. No, I didn't choose it. It's not a very good environment there to do it. It's I'm not saying that IIT is bad or something like that, but it's very very, you know, very very heavy work. Apart from this, it includes cognitive psychology, which is definitely not my research area majorly. And जो मेरे research area थे, IIT is not always open the forms for psychology. They do it for like once a year, twice a year. They do release the forms, but not for psychology because they have very limited and few seats for this. So that area of interest should be mine. मतलब a little bit of mine should be, मतलब होना चाहिए वो. I was not very much interested in cognitions and all, so that's why I didn't take up. But whoever is taking up, you can expect a good score mark. अगर आपके अच्छे आ रहे हैं, if you're scoring 58.37 enough, I cannot say this. I can say that you are on the margins, what I feel. अब देखो इतना जंप तो कट ऑफ में होता नहीं है वैसे. 55 से 58 में चला जाए लेस चांस है, बट 53 था लास्ट टाइम. बट लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा ऐसे मेस सा था, लोग बोल रहे थे. सो मुझे तो नहीं लगा इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट. इफ आई टेल यू अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट ईयर पेपर्स, आई डोंट फाइंड दिस पेपर वेरी डिफिकल्ट. I don't find any question which is very out of the syllabus apart from that culture wala question, which is that evoke culture. Apart from that, no term was there which was very new or something brand new for psychology student. It's all from the context, starting from PG, UG, whatever the stuff which is there. So I don't find it very difficult. So we can expect a hike. Another reason is that many students are joining and basically sitting for the exams. तो वो भी एक reason है to increase the competition, because many people are studying for GATE exams since it started. So abhi awareness is more, so we can expect a good hike in that. We cannot expect 50 से less, so I'm not expecting anyway the cutoff. Definitely not. अगर 50 से नीचे है, that means it's not done. You at least have to be for the Sequoia 55 and to be best 60 62 we can expect. But let's see. I'm not also assuming कि वो बहुत ऐसे rise jump हो जाएगा. That's also is not something worry. Apart from this, you never know that what people have understood from the questions. You do not know that what they have made sense of the questions. So we cannot say anything of that also, because it's definitely not similar for all the children or the students who are sitting for it. So maybe there are few faults, there are few things in the answer keys. Anybody who wanting to challenge the answer key, I would suggest please go through a particular book which is a मतलब basically a good recognized book. वहाँ का आप लेकर के कर सकते हो आंसर की चैलेंज. अदरवाइज नॉट लॉट ऑफ टाइम दे डू चेंज देयर आंसर कीज बाय कंप्लेन. बट लेट्स सी. It's not too much to ask. Can you tell the benefits of cutoff clearing, please? Yeah, I'll tell you. It's not too much. I'll just tell you what is the thing that if you just clear it.
So it gives you the eligibility to apply for the PhD or the master's admission. Like for example, if I talk about PhD, I was an HRF qualified at that time only. But if by any chance, if I am not, so I can give PhD, I can be exempted from the PhD exam only if I have cleared the GATE exam. And nobody is going to ask me my score, my all India rank for that matter. You just have to clear the GATE exam. You can exempt from the entrance exam for PhD. And for the masters also, if you have cleared the GATE exam, many IITs do take exam in that, that, because at that time also I was getting a lot of mails from IITs regarding masters admission, but I was already in masters, तो मुझे masters तो नहीं करनी थी ना. I was preparing for PhD. So this is what it happens. Or definitely if you get good ranking, it gives you a higher chance of getting admission in masters, even though uh, you know some IITs do conduct their own interviews, all entrance exam for the instance. So yeah, right. So that's it. You can just leave the comment if you have any other doubts regarding the exam. Thank you so much for watching, guys, and thank you so much for joining in. Bye bye, take care, good night. All the very best for your results.